साथियों नमस्कार। आज की क्लास अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर पर आधारित होगी। जहांगीर का कार्यकाल भारत के इतिहास में जितना अधिक रोचक एवं हैरतअंगेज है, उतना ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। जहांगीर चूंकि अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था और जहांगीर के द्वारा किए गए भारत के अंदर कुछ सैन्य अभियानों को कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में एवं कला के दृष्टिकोण से अपनाई गई कुछ नई प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जहांगीर को सदैव याद किया जाता है। जहांगीर का नाम इतिहास में कुछ अन्य कारणों से भी अमर है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जहांगीर के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हैं, जो अकबर के कार्यकाल की तुलना में बेहद ही संक्षिप्त कार्यकाल था, किंतु परीक्षाओं की दृष्टि से अकबर के समान ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था। साथियों, आपने यदि मुगल आजम पिक्चर देखी होगी तो आपने अवश्य सलीम और अनारकली के किस्से सुने होंगे। यह सलीम जहांगीर का ही नाम था और सलीम नाम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अकबर के शासनकाल को पढ़ाते समय यह बतलाया था कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखवाया था, क्योंकि वो शेख सलीम चिश्ती का बड़ा अनुयायी था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था और यह प्रारंभ से ही अपने पिता की नीतियों का विरोधी रहा था। इसके पीछे कारण यह है कि जहांगीर यह देखता था कि पिताजी का कार्यकाल यानी अकबर का कार्यकाल लगभग 40-50 वर्षों तक चला गया। ऐसे में जहांगीर भी अपनी युवा अवस्था पार कर चुके थे। ऐसे में वह अब किसी भी स्थिति में जल्दी से अपने पास सत्ता हथियाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही विरोध करना शुरू कर दिया अकबर का। अंततः अकबर के देहांत के बाद वर्ष 1605 में जहांगीर भारत के शासक बने। अकबर से जहांगीर के टकराव के पीछे एक छोटा सा किस्सा भी है, जिसे यहां पर मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। किस्सा यह है कि एक अनारकली नाम की नृत्यांगना अकबर के दरबार में नृत्य किया करती थी। अनारकली को लेकर के कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और उनमें मतांतर भी है, किंतु अनारकली को लेकर इतिहासकारों का जो दृढ़ एक मत है, केवल उन्हीं तथ्यों को अनारकली से जुड़े हम आपके समक्ष रखेंगे। इसमें अनारकली नाम की जो महिला है वह एक नृत्यांगना है जो अकबर के दरबार में नृत्य किया करती थी। चूंकि उस समय सलीम की उम्र 14 से 15 वर्ष के आसपास हुआ करती थी और सलीम अनारकली को बहुत पसंद किया करते थे और धीरे धीरे सलीम ने अनारकली के पास जाकर बतलाया कि पिताजी की मृत्यु के बाद तो वही भारत के शासक बनेंगे। ऐसे में उन्हें उनके प्रेम को स्वीकार करना चाहिए, इससे वह भी मल्लिका आजम बन जाएंगी या मल्लिका हिंद बन जाएंगी। अनारकली को भी एक प्रलोभन लगा कि आज नहीं तो कल सलीम को ही भारत का शासक बनना है और अगर वो सलीम से निकाह करेंगी तो वह भी मल्लिका हिंद बन जाएंगी। यह खबर अकबर को पता चली कि अकबर के पुत्र सलीम का प्रेम संबंध एक नृत्य करने वाली महिला से है और अकबर ने अपने खबरियों को भेजकर यह पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे करवाए कि यह दोनों छुपकर मिला भी करते हैं। अकबर ने अपने बेटे सलीम को तो ज्यादा नहीं बोला, किंतु अनारकली को उन्होंने भारत के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आदेश दिया और उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया। बाद में वहीं पर अनारकली की मृत्यु हो गई। आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा कि मूवीज में जो बतलाया गया है कि दीवालों में चुनवा दिया था उनको, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता जिस पर इतिहासकार एक मत है वह यही है कि उन्हें अफगानिस्तान निष्कासित कर दिया था अनारकली को, और अनारकली के जाने के बाद ही सलीम और अकबर के बीच के संबंध बिगड़ गए। वह इसलिए कि वो केवल एक ही ख्वाहिश अपने पिता से चाहते थे कि वो अनारकली के साथ निकाह उनका करवा दे, किंतु उस पर भी उनके पिताजी राजी नहीं हुए कि एक नृत्य करने वाली मल्लिका हिंद कैसे बन सकती है। बाद में जब उनका देहांत हुआ और जब सलीम शासक बने तो सलीम ने अनारकली की कब्र, जो कि लाहौर में स्थित है, अनारकली की कब्र पर जहांगीर ने लिखवाया है
आज भी यदि लाहौर में अनारकली की कब्र यदि देखें तो उस पर लिखा हुआ है कि यदि खुदा मुझे एक दिन के लिए भी या एक लम्हे के लिए भी अनारकली की सूरत दिखा दे या अनारकली से मिलने के लिए अगर मुझे मोहलत दे दे, तो मैं ताक कयामत तक खुदा का शुक्रगुजार रहूंगा, खुदा का एहसानमंद रहूंगा। ये लाइन जहांगीर ने अनारकली के मकबरे पर जो लाहौर में स्थित है वहां पर आज पे उस पे तब से लिखवा रखी है, वो आज तक वैसी की वैसी ही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही जहांगीर के जीवन में नूरजहां आई, जहांगीर के जीवन में मानाबाई आई, जहांगीर के जीवन में और कई महिलाएं आई, किंतु अनारकली को लेकर के जहांगीर का जो प्रेम था वह उसकी जीती जागती मिसाल लाहौर में अनारकली का किला है। तो इस तरह हम अब जहांगीर के कार्यकाल को जानने जा रहे हैं। ये इनका प्रारंभिक परिचय था। जहांगीर जब शासक बने तो सर्वप्रथम उन्होंने वर्ष 1605 में शासक बनते ही जो मेवाड़ का क्षेत्र था, आप याद कीजिए कुछ समय पहले मैंने बतलाया था कि जो महाराणा प्रताप मेवाड़ में पराजित हुए और पराजित होकर हल्दी घाटी के मैदान से भागे, तो उस समय अकबर ने, चूंकि स्थानीय जनता जो मेवाड़ की थी, उन्होंने अकबर के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करा और अकबर ने भी मेवाड़ के क्षेत्र को यूं ही स्वतंत्र छोड़ दिया। अकबर को भी, चूंकि वो हृदय विजय पर, दिल जीतने पर ज्यादा विश्वास करता था बजाय कि क्षेत्र जीतने पर, इसलिए जब उसने देखा कि वहां की जनता मेरे शासन को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसने उसको अपने मनसबदारी व्यवस्था में मेवाड़ को नहीं मिलाया। किंतु यह जहांगीर ही था जिसने अंतिम रूप से मेवाड़ को, शासक बनते ही अंतिम रूप से मेवाड़ का विलय किसमें किया? मुगल साम्राज्य में किया। मुगल साम्राज्य में किया जहांगीर ने। जहांगीर के वैसे तो 4 पुत्र थे, जिसमें जहांगीर का जो ज्येष्ठ पुत्र था बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासक बनते ही जहांगीर का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था खुसरो। यह मानाबाई का पुत्र था। यह मानाबाई का पुत्र था जो खुसरो था। और जो मानाबाई है यह एक राजपूत महिला थी। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था और वह अपनी माता से को बहुत चाहता था, किंतु जो मानाबाई थी वह जहांगीर के नशे की आदत, चूंकि जहांगीर का अधिकांश समय जो था, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार भी ऐसा कहते हैं कि जहांगीर एक बहुत मोटा सा व्यक्ति था, बहुत ड्रिंक किया करता था और इसके साथ साथ ये अफीम का भी सेवन किया करता था और नशे में दिन भर चूर रहता था। मानाबाई जहांगीर की इन्हीं आदतों से बहुत परेशान थी और अंततः माना जाता है कि मानाबाई ने इन्हीं समस्याओं से और इन्हीं विवादों से तंग आकर के अंत में आत्महत्या कर ली थी। मानाबाई की आत्महत्या का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव खुसरो पर पड़ा और खुसरो भी जानता था कि उसकी माता की मृत्यु जहांगीर के कारण ही हुई है, यानी उसके पिता के कारण ही हुई है, इसलिए वह भी अपने पिता से प्रेम नहीं करता था जहांगीर से। खुसरो, जहांगीर का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था खुर्रम। एक और पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। इस तरह जहांगीर के 3 पुत्रों का तो प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इसमें से जो खुर्रम था वह जगत गोसाई का पुत्र था। जगत गोसाई, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह नूरजहां का पुत्र था, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। पर जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम, और खुर्रम और खुसरो में आपस में बहुत अधिक द्वेष था। खुसरो भी खुर्रम को पसंद नहीं करते थे, ना खुर्रम खुसरो को पसंद करता था। खुसरो तो इसलिए नहीं चाहता, खुर्रम तो इसलिए खुसरो को नहीं चाहते थे कि जहांगीर के बाद खुसरो ही शासक बनेंगे अगले, इसलिए खुर्रम स्वयं ही शासक बनना चाहते थे। और जो खुसरो थे वह अपने पिताजी से माता की मृत्यु का बदला भी लेना चाहते थे, शासन को हथियाने के साथ साथ। तो माना जाता है कि खुसरो ने अपने पिता जहांगीर का विरोध किया और यह विरोध ने अंततः विद्रोह की शक्ल ले ली। और इस विद्रोह में खुसरो ने साथ मांगा
सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता करी इस विद्रोह में जो जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने किया था। ये सभी के सभी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत गोसाई, मानाबाई, खुर्रम, शहरयार, खुसरो, अर्जुन देव, पांचवें गुरु, ये सब के सब लाइनें, मेवाड़ विजय, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोट करते चलिए आप। अर्जुन देव जो पांचवें गुरु थे सिखों के, उन्होंने खुसरो से बोला कि अगर उन्हें जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने में अगर हमारे सिखों की भी आवश्यकता पड़े, सिख सैनिकों की भी, तो सिख अपने समस्त सिख सैनिकों को खुसरो की सहायता के लिए भेजेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इतिहास का एक पेज उलझता है और हमें यह समझना चाहिए। हम कई बार ये बोलते हैं कि नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या या अर्जुन देव की हत्या मुगलों ने कर दी, किंतु यहां पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जिस अकबर ने गोल्डन टेम्पल दिया या वो जगह दी जहां पर गोल्डन टेम्पल बनाया गया, या सिख गुरुओं के प्रति अकबर की जो नीतियां थी वो बहुत ही अच्छी नीतियां थी और धार्मिक रूप से काफी सौहार्दपूर्ण नीतियां थी। ऐसे में सिख गुरुओं ने सबसे पहले अपनी तरफ से संबंध बिगाड़ने का काम किया मुगलों से। इस पर इतिहास, बहुत कम इतिहासकार है जिन्होंने इस पर जोर दिया है। आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक अकबर के समय तक इनसे बहुत अच्छे संबंध थे। रामदास के टाइम पर या उससे पहले गुरु नानक देव जो थे, उनको भी कभी लोधी साम्राज्य ने या उसके बाद के शासकों ने कभी परेशान नहीं किया। यहां तक अच्छे संबंध थे, किंतु अर्जुन देव ने जो एक विद्रोही व्यक्ति को, जो भले ही जहांगीर का ही पुत्र क्यों ना हो, अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं के लिए खुसरो का सहयोग किया ताकि वो जहांगीर का विरोध करे, और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच में संबंध बिगड़ने प्रारंभ हो गए। इससे पहले कभी नहीं बिगड़े। खुसरो की सहायता की, खुसरो का विद्रोह जहांगीर ने बेहद ही आसानी से दबा दिया और खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया। खुसरो को गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि खुसरो की जगत गोसाई चूंकि सौतेली मां थी, इसलिए वो अक्सर जहांगीर को जाकर भड़काया करती थी खुसरो के विरुद्ध, ताकि जहांगीर कहीं, चूंकि था तो खुसरो जहांगीर का बेटा ही, और जहांगीर ऐसा भी नहीं था कि अपने बड़े बेटे से नफरत करते थे, वो सबसे ज्यादा प्रेम खुसरो को ही किया करते थे बचपन में। ऐसे में जब जगत गोसाई ने जहांगीर को जाकर भड़काया कि खुसरो विद्रोही हो रहे हैं और जहांगीर ने खुसरो के अगेंस्ट नीतियां अपनाई, इसमें आगे जाकर नूरजहां भी शामिल हुई, तो इस स्थिति में खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया। खुसरो को गिरफ्तार करके खुसरो को बंदी बना लिया गया। जब खुसरो को बंदी बनाया गया तो वहां पर उसकी दोनों आंखें निकलवा ली गई और खुर्रम, देखिए जहांगीर ने खुसरो को डेथ पेनल्टी नहीं दी क्योंकि वो अंततः उसका पुत्र ही था। वो भी जानता था कि जब अनारकली के मुद्दे पर जब वह भी अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया था तो अकबर ने भी उसे मौत की सजा नहीं दी थी। यहां पर भी कोई खुसरो को मौत की सजा नहीं दी अकबर ने, जहांगीर ने, केवल उसको गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। लेकिन खुर्रम ने सैनिकों को यह हुक्म दिया कि वह खुर्रम की बात माने, क्योंकि जहांगीर तो जैसा मैंने बताया कि नशे में चूर रहते थे और वैभव विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे, ज्यादा उन्हें राजकाज में इंटरेस्ट नहीं था। यहां तक कि कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जहांगीर को कभी जीवन में नहीं देखा था। तो खुर्रम जो थे उन्होंने आदेश दिया कि वह खुसरो को खत्म कराए सैनिकों को, और सैनिकों ने अंततः खुसरो को खत्म कर दिया और खुर्रम एकमात्र उत्तराधिकारी बन गए जहांगीर के, और वह ही आगे जाकर के निर्विरोध शासक चुने गए किसके, मुगल साम्राज्य में। यहां अब एक बात और हम लोगों को देखनी है कि खुसरो की मृत्यु के बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव से भी बदला लिया और अर्जुन देव की भी हत्या जहांगीर के इशारों पर कर दी गई, जिससे सिखों के संबंध इन मुगलों से हमेशा के लिए बिगड़ गए। इसके बाद फ्रेंड्स, जहांगीर का शासन जब चल रहा था तो उसी समय जहांगीर ने कुछ बड़े प्रशासनिक सुधार किए अपने समय पर। जहांगीर ने सर्वप्रथम न्याय की जंजीर को स्थापित किया। यह न्याय की जंजीर क्या थी? कहते थे कि इट वाज द काइंड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, और यह एक
अपील का अंतिम न्यायाधिकरण था। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 पढ़ते हैं कि अपीलीय प्राधिकार जो होता है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है संघीय विवादों को लेकर के। तो ये काइंड ऑफ इसी प्रकार का एक आइडिया था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने। इसलिए जहांगीर को उसके न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि किसी भी व्यक्ति को सजा मिल गई है, मान लीजिए जहांगीर के मंत्रियों ने दे दी हो, जहांगीर की रानियों ने दे दी हो, तो उसके पास एक ऑप्शन और बचता था कि वह अंतिम रूप से जहांगीर के पास जाकर के न्याय की गुहार लगा सकता था। और न्याय की गुहार कैसे लगाया जाता था? तो जहांगीर कहते हैं कि ऊपर सो रहा होता था, ये जंजीर खींचते थे और ऊपर कुछ बजता था घंटी टाइप, और जहांगीर फिर उसको अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता था और उसकी बात सुना करता था। तो जहांगीर को देखने का कहते थे उस समय एकमात्र रास्ता न्याय की जंजीर हुआ करता था। तो न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने की और यह बतलाना चाहता था कि वह कितना न्यायप्रिय शासक है। इसके साथ साथ जहांगीर हुमायूं के समान ही, यानी अपने दादाजी हुमायूं की तरह ही, इसे भी ज्योतिषी में बड़ा इंटरेस्ट था, या ज्योतिष विद्या को जहांगीर उसमें काफी रुचि लिया करता था। और कहते हैं कि जहांगीर ज्योतिष विद्या जानता भी था। तो ज्योतिषी से संबंधित वह हमेशा ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया करता था, जो भी ज्योतिषी होते थे उनसे संवाद भी किया करता था। तो ज्योतिषियों से जुड़ा एक किस्सा यहां पर बहुत प्रसिद्ध है जहांगीर के जीवन से। हुआ यह था कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, स्पेशली जो हुमायूं का मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने सुना होगा कि मैंने बताया था कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने जब पराजित किया तो हुमायूं फारस देशों की तरफ चले गए, ईरान चले गए। तो उस समय तक ईरान से संबंध अच्छे थे, किंतु अकबर के समय ईरान से संबंध बिगड़ गए और यह बिगड़े संबंध जहांगीर के कार्यकाल तक जारी रहे। जहांगीर के कार्यकाल तक तो भारत का सबसे प्रमुख दुश्मन जो थे ये ईरानी ही बन चुके थे। तो हुआ ये इस समय कि ईरान के शासकों ने यह निर्णय लिया कि वह जहांगीर को खत्म करके जहांगीर के पूरे भारतीय क्षेत्र को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि जहांगीर के पास अकबर की दी हुई सेना थी, बड़ी सेना थी। तो जहांगीर की सेना को ग्राउंड लेवल पर जाकर के पराजित कर पाना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था उस समय। तो इसलिए इन्होंने चाल चली कि कोई भी हमारा दूत या काइंड ऑफ अ फिदाइन हमलावर या सुसाइड बॉम्बर टाइप, जो आज के टाइम में सुसाइड बॉम्बर होते हैं, फिदाइन हमलावर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक फिदाइन हमलावर उन्हें बोलते हैं जो खुद को भी मार देते हैं और उसको भी मार देते हैं जिसके लिए वो जाते हैं। जैसे राजीव गांधी की हत्या में आप देख सकते हैं सुसाइड बॉम्बर था, तो उन्हें फिदाइन हमलावर बोलते हैं। तो ईरान के शासकों ने एक फिदाइन हमलावर भेजा था जहांगीर को खत्म करने के लिए। इस स्टोरी का जिक्र काफी इतिहासकार करते हैं। कहते हैं कि जब वो फिदाइन हमलावर जहांगीर को मारने के लिए भारत आया तो वो अच्छे से जानता था कि जहांगीर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और जहांगीर तक केवल दो ही रास्तों से पहुंचा जा सकता है, या तो एक अपने आप को गुनाहगार साबित करके, या अपने आप को गुनाहगार, कोई गुनाह करना छोटा मोटा और फिर न्याय की जंजीर के पास जाना और फिर बजाना, और जहांगीर की इच्छा हुई तो बुलाएगा जहांगीर। एक तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था जहांगीर तक जाने का कि पहले गुनाह करे कोई या कोई अपराध करे, फिर उसके बाद वहां की पर सजा मिले, सजा मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री हो वो अगर सजेस्ट करें कि जहांगीर के पास जा सकते हो तो जहांगीर के न्याय की जंजीर के पास जाया जा सकता था। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका था, इसमें श्योरिटी नहीं थी कि जहांगीर से मिल ही सकते। किंतु ज्योतिष विद्या श्योरिटी थी जहांगीर से मिलने की, कि अगर किसी ने भी ये बता दिया जाकर के जहांगीर को कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है तो जहांगीर 100% मिलता था, क्योंकि ज्योतिषियों, वो तो खुद ज्योतिष प्रेमी व्यक्ति था। और उस समय आज की तरह ही कहते हैं कि हमारे देश में, बंगाल में, असम में काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत चलता है, और राजस्थान के भाग में ज्योतिष विद्या जो है वो काफी बड़े लेवल पर प्रसिद्ध है। आज भी बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं राजस्थान में मिलते हैं, और देश के माने हुए ज्योतिषी राजस्थानी ही होते हैं। उस समय भी राजस्थान से बड़े बड़े ज्योतिषी निकला करते थे। तो वो जो फिदाइन हमलावर था जो ईरान से आया था, उसने आकर के ये खबर फैलाई दिल्ली में कि जाओ जाकर महल तक ये बतला दो या ये आवाज पहुंचा दो कि कोई राजस्थान से बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है।
ये बात पहुंची, जहांगीर के महल तक पहुंची और कहते हैं कि उस समय नूरजहां उपस्थित थी। नूरजहां ने उस ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं। उसने बताया मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और जहांगीर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जहांगीर मुझसे बड़ा ज्योतिषी नहीं हो सकते, ना ही उन्हें मेरे जितनी ज्योतिषी का ज्ञान होगा, क्योंकि जहांगीर एक अच्छे चित्रकार भी थे, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा मंसूर भी कहता था जो उनके दरबार का चित्रकार था। और जहांगीर की इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या में भी था। तो जैसे तैसे करके नूरजहां से जब उसने निवेदन किया तो नूरजहां ने जहांगीर को जाके बतलाया कि कोई ज्योतिषी आया है आपसे मिलने के लिए। जैसे ही वह ज्योतिषी जहांगीर से मिलने गए तो कहते हैं कि जब वह ज्योतिषी, जो एक फिदायीन हमलावर था, जहांगीर के पास बैठा तो जहांगीर ने उससे स्टार्टिंग में ही राजस्थानी बोली बोलना स्टार्ट कर दिया। और वो 20-25 दिन उसने राजस्थानी की ट्रेनिंग ली थी भारत में आके, किंतु इतनी अच्छी राजस्थानी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि जो ईरानी होते हैं वो ज को ज बोलते हैं, स को श बोलते हैं, ऐसे कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो पर्शियंस लोग हमारी हिंदी की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसकी तरह नहीं कर पाते। जहांगीर तत्काल समझ गया कि ये व्यक्ति भारत से नहीं है, ये झूठ बोल रहा है कि राजस्थानी है। और उसके केवल कहते हैं कि जहांगीर ने उससे हाथ मिलाया और हाथ की पकड़ से ही समझ गया कि ये पर्शियन रेस का है या ईरानी व्यक्ति है। और उसके बाद जहांगीर ने उसको गिरफ्तारी का निर्देश दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में उसको खत्म कर दिया गया। कहते हैं कि जहांगीर की सूझबूझ से ये एक फिदायीन हमला नाकाम रहा। तो जहांगीर ने एक सभा बुलाई और सभा में बतलाया कि मैं भले शासक नहीं करता हूं, किंतु अकबर के समय पर मैंने जितना भारत का भ्रमण किया और जिन जिन जगहों का अनुभव लेकर आया है, मेरे अनुभव मेरे शासन से भी ज्यादा बड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि जो व्यावहारिक ज्ञान होता है वह ज्ञान किताबी ज्ञानों से या पढ़ी हुई चीजों से काफी बड़ा माना जाता है, जिसको सिद्ध करके दिखाया जहांगीर ने अपने शासन के बाकी लोगों को, मंत्रियों को, प्रशासकों को, उन सबको, क्योंकि वो सबकी नजर को धोखा देकर जहांगीर तक पहुंचा था। इसके साथ साथ जहांगीर चूंकि शासन करने में अधिक रुचि नहीं रखता था, जहांगीर ने अपना मुख्य शासन जो था वह अपनी पत्नी नूरजहां को दे रखा था। इन्हें अधिकार था कि नूरजहां ही जो बोलती थी वो सबको मानना पड़ता था और जहांगीर के बिहाफ पर यही बड़े बड़े फैसले लिया करती थी। इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, और यह एक विधवा महिला थी। इसकी एक बच्ची भी थी लाडली बेगम नाम की। तो जो नूरजहां थी, जब ये जहांगीर की पत्नी बनी तो इसने अपने साथ साथ अपने पिता मियां ग्यास मिर्जा तथा अपनी मां अस्मत बेगम को भी अपने साथ जहांगीर के महल में ले आई। ये वही अस्मत बेगम है जिसने गुलाब से इत्र बनाने की कला का निजात किया था। आप देखेंगे कि इत्र का उपयोग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से इस्लाम या मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। तो इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने ही किया था, जो नूरजहां की मां थी। नूरजहां के पिता मियां ग्यास मिर्जा, यह भी नूरजहां के साथ ही जहांगीर के महल में रहा करते थे। और इनके गुट में आगे जाकर खुर्रम मिल गया, यानी जो जहांगीर का दूसरा बेटा था। तो इस तरह नूरजहां गुट नाम की एक नई शब्दावली विकसित हुई। आप देखेंगे कि यह कई बार पेपर में पूछा गया है कि नूरजहां के गुट में कौन कौन शामिल था। वैसे नूरजहां के गुट में नूरजहां का भाई भी शामिल था, किंतु आगे जाके वो अलग हो गया। मुख्य रूप से नूरजहां के गुट में नूरजहां शामिल थी, उनके पिता माता अस्मत बेगम, पिता मियां ग्यास मिर्जा और खुर्रम, ये चार मिलकर नूरजहां गुट बनाते थे। यानी जो नूरजहां कहती थी वो, या ये जो चारों बोलते थे, वो नूरजहां का ही आदेश माना जाता था। और नूरजहां का आदेश मानना संपूर्ण मुगल साम्राज्य के लिए मानना एकदम जरूरी था, क्योंकि ये नूरजहां का आदेश जहांगीर का आदेश माना जाता था।
तो चूंकि नूरजहां उनके ही बिहाफ पर फैसला लिया करती थी, इसलिए नूरजहां का कहना सभी को मानना अनिवार्य था। यहां एक चीज और, चूंकि खुसरो की डेथ हो गई थी, नूरजहां चाहती थी खुर्रम को ही अगला शासक बनाना, क्योंकि खुर्रम नूरजहां की बातें माना करते थे, उनके ही गुट के थे। तो नूरजहां के ही कहने पर जहांगीर ने जब दक्षिण भारत का अभियान चलाया, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, उस समय अहमदनगर पर एक शासक थे जिनका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर नामक व्यक्ति का शासन अहमदनगर प्रांत पर था। यह वही अहमदनगर है जिसे मैंने चांद बीबी का शासन समझाया था आपको स्टार्टिंग में, जब मैं अकबर का कार्यकाल समझा रहा था। तो मलिक अंबर उस समय एकदम अजेय थे, उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा था और वो दिन प्रतिदिन जहांगीर के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। किंतु मैंने पहले ही बोला, जहांगीर को ना तो क्षेत्र विजय में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उनकी रुचि किसी नए क्षेत्र को जीत करके हथिया कर अपने इधर मिला लेने की थी, ना ही किसी से धन दौलत लूट कर ला करके अपने शाही खजाने को भरने की थी। वह तो केवल अपने कला संस्कृति में, अपने वैभव विलासिता से जुड़ी जो दिन प्रतिदिन और दिनचर्या जो होती थी, उसी में वो संलिप्त रहते थे। तो इस तरह नूरजहां ने ही जब अपॉइंट जहांगीर ने नाम से कर दिया कि भाई ठीक है, खुर्रम को ही भेजा जाए दक्षिण अभियान के लिए, जबकि शहरयार चाहते थे कि वह जाए दक्षिण अभियान में, तो खुर्रम को जब भेजा गया तो खुर्रम जो शाहजहां के दूसरे बेटे थे, उन्होंने अहमदनगर प्रांत में मलिक अंबर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। मलिक अंबर जब हार गए इस युद्ध को, जो अहमदनगर का द्वितीय युद्ध था, इस युद्ध में मलिक अंबर की पराजय के बाद कहते हैं अहमदनगर प्रांत भले मुगल साम्राज्य में मिल गया, किंतु इस मुगल साम्राज्य में मिलने के कारण, इस मुगल साम्राज्य में अहमदनगर प्रांत के मिलने के बाद मुगल साम्राज्य में एक नई जंग छिड़ गई और वह थी उनकी अंदरूनी जंग। खुर्रम जब विजय प्राप्त करके दिल्ली आ रहे थे तो खुर्रम ने यह बतलाया कि भाई वह एक विजयी व्यक्ति है और उसके पिताजी ने भी कभी मलिक अंबर यानी जहांगीर ने भी पहले कभी दक्षिण अभियान चलाया था तो असफल रहा था। याद करिए, अहमदनगर प्रांत जब मैंने बताया था चांद बीबी के टाइम पर, तो उस समय जहांगीर भी थे अकबर के साथ और वो असफल रहे थे अहमदनगर को जीतने में, क्योंकि चांद बीबी ने पहले युद्ध में अकबर को हरा दिया था, बाद में चांद बीबी हारी थी। तो यह बात खुर्रम ने वहां जाके बताई कि जिस चीज में मेरे पिताजी भी असफल रहे थे, वह भी मैंने बड़ी ही आसानी से उस प्रांत को जीत लिया है। जहांगीर भी प्रसन्न हुए और जहांगीर ने खुर्रम को, यहां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर ने खुर्रम को अहमदनगर की विजय के बाद ही शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि दी थी। तो यहां ध्यान रखेंगे, जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि खुर्रम को दी थी अहमदनगर विजय के बाद। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। तो शाहजहां ने अपने बेटे को जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और वहीं जहांगीर ने, चूंकि यह निर्णय नूरजहां का था और नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा को भी नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने इसी समय दी, क्योंकि कहते हैं कि इसका ब्रेव डिसीजन था कि उस शहरयार को ना भेजकर खुर्रम को भेजे। इसलिए नूरजहां को पहले नूर महल की उपाधि दी। नूर मीन्स क्या होता है? नूर का अर्थ होता है रोशनी। कहते हैं नूर महल यानी कि महल की रोशनी। बाद में नूरजहां को उपाधि मिली, बाद में मेहरुन्निसा को उपाधि दी गई नूरजहां की, यानी जहां की रोशनी। तो नूरजहां की उपाधि भी जहांगीर ने दी थी मेहरुन्निसा को। पहले नूर महल की उपाधि दी थी, फिर नूरजहां की, और शाहजहां की भी उपाधि खुर्रम को जहांगीर ने ही दी थी। तो जहांगीर ने अपने कार्यकाल में 3 उपाधियां दी हैं। एक तो शाहजहां की दी, एक नूरजहां की दी और एक उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश खान। ये इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? ये बहुत कम किताबों में इस फैक्ट्स को लिखा गया है, किंतु परीक्षाओं में आया है कई बार, इसलिए ध्यान रखिएगा।
क्योंकि जो हॉकिंस थे, जिन्हें जेम्स प्रथम ने भेजा था इंग्लैंड के, एक लेटर लिख करके अकबर के नाम पर, क्योंकि वो प्रथम अंग्रेज था जो भारत पहुंचा था, तो वह जो लेटर लेकर भारत आया था वह अकबर के नाम पर था, क्योंकि उस समय अकबर शासक थे। किंतु जैसे जैसे वो भारत पहुंचा, जब वो भारत पहुंचा तो अकबर की डेथ हो चुकी थी, जहांगीर शासक बन गए थे। इसलिए कहते हैं कि वह लेटर जो लेकर आया वह किसके नाम का था, पेपर में पूछते तो वो नाम अकबर का था, जो प्रथम अंग्रेज या प्रथम ब्रिटिश नागरिक भारत आया था, जो हॉकिंस, वह जो था वह अकबर के नाम पर लेटर था। किंतु वह लेटर जो था, जब वो लेकर किसके दरबार में पहुंचा ये पूछा जाए तो उत्तर होगा जहांगीर के दरबार पे। तो जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो यह पेपर में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि इंग्लिश खान की उपाधि हॉकिंस को किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसके शासनकाल में पहुंचा था हॉकिंस? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। खैर, ये सभी चीजें हम लोगों ने जहांगीर से जुड़ी हुई देखी। इसके बाद जहांगीर का विद्रोह करना शुरू किया उसके बेटे खुर्रम ने, यानी शाहजहां ने। उसने देखा कि ये तो शासन ही नहीं करते, पड़े रहते हैं, मेन काम जो है हम ही सब, नूरजहां और ये सब मिलकर कर रहे हैं। इसलिए शाहजहां ने अपने पिताजी के विरुद्ध द्वितीय विद्रोह किया, या जहांगीर के विरुद्ध द्वितीय विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह जो जहांगीर के विरुद्ध हुआ था, याद कीजिए, खुसरो ने किया था। जहांगीर के विरुद्ध जो द्वितीय विद्रोह हुआ था वह विद्रोह किया इनके पुत्र, दूसरे पुत्र शाहजहां ने, और यह प्रारंभ हुआ 1621 से। 1621 से द्वितीय विद्रोह प्रारंभ हुआ जहांगीर के विरुद्ध, और यह किया इनके दूसरे बेटे शाहजहां ने, पुत्र शाहजहां। जहांगीर से जुड़े, क्योंकि शासनकाल इनका संक्षिप्त था, इसलिए इनके बारे में उतने फैक्ट्स नहीं हैं जो अकबर के बारे में थे या जो आगे जाकर औरंगजेब के बारे में होंगे। इनका शासनकाल संक्षिप्त था, किंतु जो भी इनसे जुड़ी ये तथ्य हम देख रहे हैं, ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आएंगे। एक था कला एवं साहित्य को लेकर के। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष भी एक कला है जिसमें इनकी रुचि थी, दूसरा ये कि जहांगीर को चित्रकला बेहद पसंद थी, या चित्र बनाना या चित्रकला का, इसे स्वर्ण युग बोलते थे। जहांगीर का कार्यकाल पेंटिंग के लिए बेहद फेमस था। तो जहांगीर के शासनकाल में हम चित्रकला पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इनके समय की चित्रकला कैसी थी। क्या यह चित्र, क्योंकि यह वही समय है जब उस समय लियोनार्डो डा विंची इटली में थे, पिकासो, और उसके साथ साथ और भी कई पुनर्जागरण काल के जो अन्य चित्रकार थे, वह सबका दौर यूरोप के अंदर था। किंतु चित्रकला की जो तकनीकें कहते हैं भारत में विकसित हुई थी, वह तकनीकें इटली में भी नहीं थी और न ही यूरोप के किसी देश में थी। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्रभावित हुए या हम उनसे प्रभावित किए, दोनों ने ही चित्रकला की स्वतंत्र शैलियां विकसित की, किंतु हमारी जो चित्रकला की शैली थी वह कई मायनों में बेहतर थी उन यूरोपीय चित्रकला शैली से। तो चित्रकला में इनके दरबार में मंसूर नाम का एक चित्रकार रहता था। मंसूर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चित्रकला के क्षेत्र में यह माना जाता है कि जहांगीर ने मंसूर को दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार माना। और ये किसकी चित्रकारी करते थे? तो यह बर्ड्स यानी पक्षियों का चित्रकार, इन्हें पक्षियों का चित्रकार कहा जाता था। ये पक्षियों के चित्रकार थे। कहते थे कि इनसे अच्छी बर्ड्स के फोटो या चित्र कोई नहीं बना सकता था। मंसूर अपनी पुस्तक में यह लिखता है। अब यहां मंसूर का स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहांगीर कह रहा है कि मंसूर से बड़ा चित्रकार जहांगीर ने दुनिया में नहीं देखा, किंतु मंसूर यहां पर इसी समय मंसूर क्या कह रहा है? तो मंसूर यह कह रहा है कि वह यह मानता है, यानी जहां पर आप भले उसकी तारीफ कर रहे हैं, किंतु मंसूर व्यक्तिगत रूप से मानता है कि जहांगीर भी एक बहुत बड़ा चित्रकार है
और जहांगीर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, जहांगीर के अंदर एक ऐसी विशेषता है जो स्वयं मंसूर में भी नहीं है, और उस विशेषता का वर्णन मंसूर करता है। मंसूर यह बतलाता है कि यदि कोई एक चित्र बना हुआ है, यदि किसी ने भी एक चित्र बनाया और चित्र में किसी व्यक्ति का उसने चित्रण किया, अगर चित्र बनाया और उसमें किसी व्यक्ति का चित्र अगर बनाया गया है, तो जहांगीर इतना सक्षम है कि अगर इस चित्र को मान लीजिए 5 चित्रकारों ने मिलकर बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए इसको 4-5 चित्रकारों ने मिलकर के इस चित्र को बनाया, और किसी ने मुख बनाया, मुंह, किसी ने हाथ बनाए, किसी ने पैरों को बनाया, तो इस तरह अगर मान लीजिए 5 चित्रकार मिलकर के अगर सभी अलग अलग अंगों को बना रहे हैं, तो जहांगीर इतना बड़ा चित्रकार था कि वह केवल इस चित्र को देखकर बता सकता था कि कहां से कहां तक का चित्र एक चित्रकार ने बनाया है, कहां से कहां तक दूसरा चित्रकार ने बनाया है, और कहां से कहां तक तीसरे ने बनाया है, और चौथा पांचवा किसने कितना, मतलब उसको इतनी बारीकी से चित्रकारी का नॉलेज था। जैसे हम हैंडराइटिंग देख के पहचान जाते हैं किसी की भी, या हैंडराइटिंग देखकर हम किसी की भले व्यक्ति को ना पहचाने, किंतु यह पहचान सकते हैं कि यह हैंडराइटिंग एक अलग व्यक्ति की है और यह हैंडराइटिंग एक अलग व्यक्ति की है। जिस प्रकार हैंडराइटिंग्स को, लेकिन वो तो इजी होता है पहचानना, चित्र को देख करके पहचानना कि एक अगर चित्रकार ने एक आंख बनाया है और दूसरे चित्रकार ने दूसरी आंख बनाया है, तो जहांगीर देख के बता सकता है कि इस चित्र की दोनों आंखें 2 अलग अलग चित्रकारों ने बनाई है। अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चित्रकला का बारीकी से नॉलेज जहांगीर को था, किंतु ऐसा मंसूर कहता है। वास्तविकता हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो देखते हैं भाई कि हर्षवर्धन के भी शासनकाल में ऐसे बाण भट्ट थे जो अपने शासक का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज सिंह चौहान का ऐसा वर्णन किया है कि भाई वो शासक की ही प्रशंसा में, शासक की ही बड़ाई में पूरी बातें लिख रहे हैं। यानी शासक की नेगेटिव बातों को, उनकी हार को नहीं बतलाया गया है, केवल यही बतलाया गया है कि कितने महान थे, वो चलते थे तो ऐसा हो जाता था, बैठते थे तो ऐसा हो जाता था। आपने भूषण को देखा होगा, छत्रसाल की वीरता का बखान भूषण ने कैसे किया है कि जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी का समुद्र जो है पारे के समान हिल रहा है। इस तरीके का लोग अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। तो इतने सारे अतिशोक्ति वर्णन सुन सुनकर ऐसा हो गया इतिहास में कि जो सही भी बोलता है उस पर भी डाउट होने लग जाता है। तो मंसूर का ऐसा मानना था कि वह उसमें भी एक चित्रकारी की जो है टैलेंट है जहांगीर में। अच्छा, जहांगीर के समय की जो चित्रकारी थी उसके बारे में एक चीज और बता दूं कि यह प्रकृति आधारित चित्रकारी थी, यानी प्रकृति, नेचर का ही चित्र बनता था। इसमें धार्मिक चित्र भी कई बार देखने को मिले हैं, जिसमें खास तौर पर श्री कृष्ण व राधा के संयुक्त चित्र इस समय काफी बनाए जाते थे जहांगीर के समय, किंतु यह चित्र राजस्थानी चित्र थे, राजपूत चित्रकला शैली थी जो बूंदी में, टोंक में, किशनगढ़ में यहां चला करती थी। किंतु शासन उस समय जहांगीर का ही था, इसलिए आप इस चीज को जानेंगे कि जहांगीर के शासनकाल के जो चित्र थे वैसे तो प्रकृति पर आधारित थे, वैसे तो दरबारी चित्र थे, यानी कि दरबार के भी राजा बैठा हुआ है, सभी प्रशासक बैठ करके काम कर रहे हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, इस तरीके का चित्रण किया गया है, यानी दरबारी चित्र थे। किंतु साथ साथ धार्मिक चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं जहांगीर के शासन काल में। तो इस तरह वर्ष 1627 के आसपास जहांगीर के देहांत के बाद मुगल सत्ता जो थी वह शाहजहां के हाथों में आई। शाहजहां अगले शासक बने और इनका कार्यकाल, चूंकि आप जानते ही हैं कि शाहजहां भारत के एकमात्र ऐसे शासक, वैसे तो अशोक को भी जानते हैं, अकबर को भी जानते हैं, किंतु दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई भारतीय शासक है तो वह है शाहजहां, और वह है अपने निर्माण कार्य के लिए, अपनी स्थापत्य कला के लिए, जिसे हम ताजमहल के रूप में देखते हैं, जो कि विश्व की नंबर 1 धरोहर है। तो इस तरह शाहजहां अगले शासक बनते हैं 1627 से, और यह इस समय जहांगीर का शासन जो था वह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, जिस पर मैंने प्रकाश डालने का कार्य किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।